हे दोस्तों, आरव घाई करते हुए कॉलेज के हॉलवे से सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त रवि मोबाइल में देखते हुए कुछ तो कर रहा है। उसके पास जाता है और बोलता है, रवि चल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमिनार होने वाला है वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर। जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है, चल मेरे साथ। मुझे लगता है ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है ना। इसके ऊपर रवि उसका मजाक उड़ाता है, हंसता है, भाई ये सब मेरे बस की बात नहीं है, तू जा, ये सब टाइम वेस्ट चीज है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ये सब फालतू चीज करूँ ना। इसके ऊपर आरव को गुस्सा आता है। वो सोचता है उससे कुछ सुना है, लेकिन लेट हो रहा होता है, इसीलिए वो वहीं पे उसे छोड़ के सेमिनार हॉल की तरफ चला जाता है। हॉल में जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी जान में जान आती है, क्योंकि अभी तक सेमिनार स्टार्ट नहीं हुआ था। लाइट्स डिम की जाती है और स्टेज पे एक स्मार्ट दिखने वाला इंसान माइक के सामने खड़ा होता है और बोलना स्टार्ट करता है, हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लेक्चर देके ये चीज नहीं बताऊंगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। मैं आज आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी में 3 पावरफुल लेसन छुपे हैं, जो अगर आपने समझ लिए और याद रख लिए तो ये कहानी ही आपको सिखा देगी वैल्यू ऑफ टाइम। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं इस कहानी के थ्रू आपको लेसन समझाऊं, आप खुद से कैच करने की कोशिश करना कि कहानी के 3 इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, और बस वो कहानी बोलना स्टार्ट करता है। दूर किसी गांव में एक गरीब मछुआरा होता है, जिसकी काफी उम्र हो गई होती है। अब घर की मजबूरी और हालत ऐसी होती है कि उसको एकदम सुबह, कई बार जब सूरज ना निकला हो उससे पहले ही नदी के पास जाना होता है, ताकि दूसरे लोग मछलियां ना पकड़ लें। और ऐसे ही वो कई बार चलता है। एक दिन स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, रास्ते की कोई भी लाइट काम नहीं कर रही होती है। इतना अंधेरा होता है कि उसे उसके हाथ भी प्रॉपरली नहीं दिखते, लेकिन फिर भी वो बहुत आराम से नदी के रास्ते चलने लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे इतनी बार जा चुका होता है। कोई नया इंसान तो वहाँ खो ही जाए, लेकिन इनको रास्ते का एक एक कोना पता होता है। नदी के पास वो पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी उनका पैर एक गोनी पे लगता है। ये गोनी में पत्थर भरे हुए होते हैं। अब नदी के कोने में कई बार ऐसे पत्थर नहीं होते हैं, इसलिए कई बार बच्चे पत्थर जमा करके वहाँ लेके जाते हैं और उससे खेलते हैं। ये आदमी को लगता है कि यार मजा आ गया, क्योंकि कई बार टाइम पास करने के लिए वो भी पत्थर ढूंढता है, बट उसे मिलता नहीं, इसलिए वो उस पत्थर से बनी गोनी को लेके नदी के पास पहुंचता है। नदी के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर होता है, जो कटोरे की शेप का लगता है। वो दूर होता है, कई बार बच्चे वहाँ पे पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं। ये बूढ़ा इंसान भी कई बार टाइम पास करने के लिए वही चीज करता था, वही गेम जैसा खेलता था। नो, यही गेम वो बूढ़ा इंसान खेलने लगता है। उसमें से एक एक पत्थर लेके फेंक रहा था, और जैसे जैसे वो पत्थर फेंक रहा था उसको मजा आ रहा था। जो पत्थर पानी में डूबता है तो जो आवाज आती है वो उसे अच्छी लग रही थी। कई बार जब वो पत्थर नदी के बीच में जो पत्थर उस पे लग रहा था तो उसे मजा आ रहा था। उसे बराबर दिख रहा नहीं था, बट फिर भी उसे गेम जैसा फील हो रहा था, मजा आते जा रहा था। इसीलिए एक एक करके वो कई सारे पत्थर फेंकते जा रहा था। कभी वो याद करता है अपने जवानी का टाइम, जब उसके पास बहुत ताकत थी, बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं किया। वो बहुत पढ़ाई कर सकता था, बट उसने पढ़ाई नहीं करी। वो शहर जाके अच्छी जॉब लगवा सकता था, जो उसके चाचा उसे लगवाने वाले थे, बट उसने वो भी नहीं करा। ऐसे ही वो अपने पुराने वक्त को याद करने लगता है, और वो एक एक पत्थर को वक्त को याद करते करते फेंकता है। कभी उसे गुस्सा आता है अपनी ही किस्मत पे, तो वो पत्थर और जोर से फेंकता। कभी उसे अपने लिए सैड लगता, तो सैड हालत में वो पत्थर आराम से फेंकता। ऐसे ही याद करते करते वो ऐसा लग रहा था अपनी पत्थर नहीं, अपनी जिंदगी फेंक रहा है। अब धीरे धीरे वो गोनी के पत्थर खत्म होने लग जाते हैं। एक आखिरी पत्थर बचता है, और वो जैसे ही वो पत्थर उठा के आखिरी पत्थर को भी अपनी पूरी ताकत लगा के फेंकता है, तभी सूरज की पहली किरण उस पत्थर पे पड़ती है। थोड़ा उजाला होता है, और जैसे उसके हाथ से वो पत्थर छूटता है, वो बूढ़ा आदमी जब देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। जिसे वो पत्थर समझ रहा था वो असल में पत्थर नहीं थे, बल्कि वो काले हीरे थे। वो हीरे की चमक को देख के उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। लेकिन अब उसने आखिरी पत्थर भी फेंक दिया है। वो पत्थर सीधा जाके नदी के बीचों बीच वो कटोरी शेप का जो पत्थर होता है उसमें जाके गिर जाता है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि उसने नॉर्मल पत्थर नहीं बल्कि इतने सारे हीरे फेंक दिए थे, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसको इतना ज्यादा अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक मौका था मेरे पास अपनी जिंदगी को बदलने का, और वो सब मैंने अपने हाथों से फेंक दिया एक गेम के चक्कर में। वो रिग्रेट कर ही रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है कि वो सडनली आखिरी हीरा जो बचा हुआ है उसको पाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन क्योंकि उसके बूढ़े बदन में इतनी जान नहीं होती है और नदी का फ्लो थोड़ा तेज ही होता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी हीरा भी जो वो ढूंढने जाता है वो उस तक नहीं पहुंच पाता और वहीं डूब जाता है। जैसी स्टोरी खत्म हुई, स्क्रीन पे आया लेसन नंबर 1, टाइम पैराडॉक्स, टाइम पर्सपेक्टिव। अब लाइट्स ऑन होती है और स्टेज पे खड़ा इंसान अपने आप को बताता है, हे दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बुक है। मैं चाहता हूँ आप बताओ आपने इस कहानी से क्या लेसन सीखे। तो इसके बाद क्राउड्स, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो रैंडमली अलग अलग आंसर देने लगते हैं कि टाइम की वैल्यू करना चाहिए, टाइम हीरा है, टाइम सोना है, और ऐसे कई सारे सही और अच्छे आंसर्स लोग दे रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बुक बोलते हैं, हाँ सही है, आपने कई सारे लोगों ने सही जवाब दिया। अब मैं आपको समराइज करके वो 3 लेसन बताता हूँ। टाइम पैराडॉक्स एंड पर्सपेक्टिव।
अगर आप लोगों को कोई अच्छा काम करने बोलो, जिम जाने बोलो, किताब पढ़ने बोलो, तो उनके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन उसी इंसान को अगर आप कभी मूवी देखने चलने बोलो, नेटफ्लिक्स पे टाइम पास करने बोलो, या दोस्तों के साथ बस गप्पे लड़ाने बोलो, तो वो पूरा पूरा दिन निकाल देंगे इस चीज में। तब उनके पास टाइम ही टाइम होगा। और यही है टाइम का पैराडॉक्स, टाइम का पर्सपेक्टिव। मैक्सिमम लोग टाइम को उस बूढ़े इंसान की तरह पत्थर समझ के फेंकते रहते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो टाइम को हीरे से भी ज्यादा कीमती समझते हैं, जिसे वो वेस्ट नहीं करते बल्कि संभाल के रखते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पहला लेसन है। टाइम का पर्सपेक्टिव समझो, टाइम की प्रायोरिटीज समझो। टाइम सबके पास सेम ही है, प्रॉब्लम यह है कि हमारी प्रायोरिटीज गलत जगह पे जा रही है। फिर आया स्क्रीन पे लेसन नंबर 2, प्रेजेंट प्लेजर ट्रैप। मैक्सिमम लोग टाइम को पत्थर समझ के वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट प्लेजर ट्रैप में फंसे हैं। जैसे वो बूढ़ा इंसान हीरे को पत्थर समझ के फेंके जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको मजा आ रहा था। जब भी वो पत्थर फेंक रहा था, उसकी आवाज उसे गेम जैसा फील हो रहा था, जो उसको डोपामिन रिलीज करके दे रहा था। कई बार हम भी ऐसी इजी चीजें करते हैं, जैसे कि मोबाइल स्क्रॉल करना, फालतू चीजें देखना, ऐसी इजी चीजें जो शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें डोपामिन रिलीज देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारा नुकसान करती है। इसलिए सेकंड लेसन ये है, प्रेजेंट प्लेजर ट्रैप से बचो। तो फिर करना क्या है? पहले यही आता है लेसन नंबर 3, जो स्क्रीन पे दिखाया गया, फ्यूचर थिंकिंग विद डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो लोग अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं, वही लोग मैक्सिमम टाइम अमीर बनते हैं। टॉपर वो नहीं बनता जो सिर्फ एक दिन पढ़ाई करता है। टॉपर वो बनते हैं जो डेली पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है एक दिन एग्जाम आने वाला है और उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर करेंगे तो उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। लोग जिम जाते हैं, डेली पसीना बहाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये डेली पसीना जो आज बहा रहा है उसमें शायद इतना मजा नहीं है, लेकिन एक टाइम बाद जब वो बॉडी लोग देखेंगे तो उसे अप्रिशिएट करेंगे, वो खुद के लिए खुश रहेंगे। जितने लोग अमीर बनते हैं, बड़ा बिजनेस कर पाते हैं, उनको मजदूरों की तरह डेली पैसे नहीं मिलते हैं, बल्कि वो फ्यूचर थिंकिंग की तरह 5-10 साल बाद के लिए आज से मेहनत करते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हैं। इसीलिए आप भी अपने टाइम को प्रेजेंट प्लेजर पे वेस्ट करने के बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन और फ्यूचर थिंकिंग पे करो। क्योंकि याद रखो, सबसे डेंजरस लॉस वही होता है जो हमें लॉस लगता ही नहीं है। आपके भी कई सारे दोस्त होंगे, शायद इनमें से कुछ लोगों को आपने इस सेमिनार में भी आने बोला होगा, बट वो लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि ये सेमिनार में आके ऐसी बातें सुनना डिफिकल्ट है, ये आपको सोचने में मजबूर करती है। लेकिन वही अगर आप अपने दोस्त को कोई मूवी देखने चलने बोलो तो वो लोग शायद रेडी रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं, वो लोग प्रेजेंट प्लेजर ट्रैप में फंसे हुए हैं। ना ये सुनते ही आरव को अपने दोस्त रवि की, जो बाहर ही मिला था, उसकी याद आई। पर तभी डॉक्टर बुक ने एक और चीज बोली। एक चीज मैं आज आपको बोलूंगा, अपना टाइम बचाना है तो ऐसे लोगों के साथ हो सके तो कम टाइम स्पेंड करो जो टाइम की इज्जत ही नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो वक्त की वैल्यू समझते हैं और जो अपने आप को इंप्रूव करते हैं। ये जितने भी लोग सेमिनार में बैठे हैं, इन लोगों से बातचीत करो, इनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करो, बिकॉज ये आपकी तरह ही ऐसे लोग हैं जो टाइम की वैल्यू करेंगे, जबकि मैक्सिमम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। डॉक्टर बुक ने वहाँ के लोगों को एक कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए भी एनकरेज करा, ताकि जितने भी लोग हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो लोग सब साथ में मिलके अच्छे काम कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपने टाइम को अच्छे से यूज कर सके। और बस उसी के साथ वो सेमिनार खत्म हुआ। इसके बाद जब आरव वापस उस सेमिनार से निकला तो उसने नोटिस किया हार्डली वो सेमिनार जो था सिर्फ आधे या 1 घंटे का था, लेकिन उसकी जो बातें थी उसे समझ में आ गई थी कि वो जिंदगी भर उसे याद रखेगा। जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा कि रवि अभी भी वहीं पे है, कुछ और दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, कभी मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है। और उसने बस ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए उसने उससे पूछा कि रवि, तुझे पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार होने वाला है कि कैसे अमीर बना जा सकता है, उसमें बहुत पावरफुल किताबों की बातें उस सेमिनार में सीखने मिलने वाली है। मुझे पता है तेरे घर में काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो सकती है अगर तू वो जाके उस किताबों की बातों को सीखेगा और वहाँ पे ज्वाइन करेगा तो। बट रवि अगेन हंसते हुए बोलता है, नहीं यार अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ा दोस्तों के साथ हूँ, बाद में कभी करूँगा। और बस वहाँ से निकल जाता है और वहीं पे आरव डिसाइड करता है कि वो रवि के साथ कम टाइम स्पेंड करेगा। अब फास्ट फॉरवर्ड ऐसे ही कॉलेज खत्म हो जाती है। 5 साल बाद नाउ रीयूनियन होता है। कई सारे कॉलेज के लोग वापस से कॉलेज आते हैं, सभी दोस्त कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ी सी मर्सिडीज आती है। मर्सिडीज के अंदर से निकलता है आरव और उसे देख के सभी लोग काफ़ी शॉक्ड रहते हैं, स्पेशली रवि जो उसका दोस्त था। वो जाता है, लोगों की बातचीत होती है और बातों बातों में उसको पता चलता है कि कैसे आरव कॉलेज के बाद काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है। उसने 2 बिजनेसेस चालू किए जो दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो देखता है कि आरव की फिजिक भी बहुत अच्छी चल रही है, फिजिकली उसने अपनी हेल्थ अच्छी कर ली है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे आया होता है, जिसके साथ बातों बातों में पता चलता है कि उसकी जल्दी एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी होने वाली है। वो वहाँ पे अपने सभी पुराने कॉलेज के जो दोस्त होते हैं उनको इनवाइट करता है वो डेस्टिनेशन वेडिंग पे आने पे। बट तब रवि अगेन बोलता है, नहीं यार मेरा तो बहुत मन है लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं तो जॉब में फंसा हुआ हूँ, बहुत सारा काम रहता है यार, टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे आरव ये बात सुनता है, वो रवि की आदत भूल चुका होता है, इसलिए उसे वो सजेस्ट करता है कि यार देख, कुछ किताबों ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी ये टाइम की प्रॉब्लम को खत्म करने में, तुझे चाहिए तो मैं वो बुक तुझे सेंड करता हूँ। तब रवि अगेन बोलता है, नहीं यार
मेरे पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, मैं कहाँ पढ़ पाऊंगा, जॉब में ही बिजी रहता हूँ, फिर घर का काम, ये सारी चीज़ें। नहीं यार, बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। जिसके ऊपर आरव उसे एक और सजेशन देता है कि अच्छा एक वेबसाइट है समरी बोर्ड, तू वहाँ जा, वहाँ से जाके किताबों की बातों को जब तू ट्रैवल कर रहा होता है तब सुन ले, एक एक वीडियो की तरह देख ले आराम से यूट्यूब पे। बट वो फिर बोलता है मुझे ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तब आरव को वापस से याद आ जाता है कि एक्चुअल में रवि के पास टाइम नहीं होना ये एक एक्सक्यूज़ उसने बना लिया, जो उसका पैटर्न है, जिसकी वजह से वो लाइफ में इतना स्ट्रगल करता है। वो बोलता है चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो सके तो मेरी वेडिंग में ज़रूर आना। उसे इनविटेशन देता है अपने डेस्टिनेशन वेडिंग का, और वहाँ से वो चले जाता है। जिसके बाद रवि वापस से वो कार्ड को देखते हुए यही सोचता है कि अरे यार, काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती, ये बड़ा किस्मत वाला है। अब देखो दोस्तों, ये जो रवि की स्टोरी है ना, वो मैंने कितने लोगों के साथ देखी है। कितने लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपको किताब पढ़नी चाहिए, आपको अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए, आपको जिम जाना चाहिए, लेकिन वो लोग के पास हमेशा एक एक्सक्यूज रहता है कि उनके पास टाइम नहीं है। बल्कि ये वही लोग हैं जिनको आप फालतू चीज करने बोले तो लोग दिन भर टाइम वेस्ट कर देंगे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ प्रेजेंट प्लेजर में फंसे हुए होते हैं, जबकि फ्यूचर का जरा भी नहीं सोचते। मैं चाहता हूँ आप ऐसे बिल्कुल मत बनना। आप किताबों की बातों को सीखो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते बहुत मजा आएगा, बल्कि इसलिए बिकॉज पढ़ते पढ़ते आपका ब्रेन ऐसे डेवलप होगा कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड सोच पाओगे। बट अगर आपके पास सच में टाइम नहीं है फिजिकल किताब खोलने का, आप बिजी रहते हो, तो एक बहुत ही अच्छा हमने ऑप्शन क्रिएट किया है समरी बोर्ड का। आप समरी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ 99 रुपीज़ में 70 के ऊपर किताबें आपको हमने जो डिटेल में समराइज किया है, चैप्टर वाइज एनिमेशन किया है, ऑडियो बुक बनाया है, ताकि आप रास्ते में चलते चलते भी सुन सको। अगर आराम से बैठ के देखना है टीवी पे फैमिली के साथ तो देख भी सको, ऐसा हमने क्रिएट किया है। आप जाके सिर्फ 99 रुपीज़ में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके थ्रू आपको ईट दैट फ्रॉग, द कंपाउंड इफेक्ट, द डिप, ये तीनों किताबें जो आपको आपके टाइम की वैल्यू करना सिखाएगी वो मिल जाएगी। प्लस उससे ज़्यादा और भी बहुत सी किताबें हैं जो आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। प्लस एक और अच्छी बात यह है कि देखो, किताबों की बातों को सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइफ में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने लाया है 21 डेज चैलेंज, जो मेरा 999 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। वो अगर आप ले लोगे तो इन बातों को आप अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है, अभी के लिए आप ये अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको 999 रुपीज़ पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन अगर आप समरी बोर्ड का ले लो तो बोनस में हम 999 रुपीज़ का हमारा प्रोडक्ट 21 डेज चैलेंज फ्री में आपको देंगे। लेकिन हाँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, स्टार्टिंग के 500 लोगों के लिए है, जो लोग ऑलरेडी समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये मिल जाएगा, या फिर जो अभी स्टार्टिंग के 500 में लाइव आएंगे, जो भी मैं लाइव करने वाला हूँ उसमें आएंगे, वो लोगों के लिए ही होगा। सो अभी जाइए, स्टार्टिंग के 500 लोगों में आ जाइए। अगर आप समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 500 में आना जरूरी है। अभी जाइए, परचेस करिए, और मिलते हैं 21 डेज चैलेंज लाइव में, ताकि हम सिर्फ किताबों की बातों को सीखें ना, बल्कि उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके अपने अंदर चेंजेस लेके आ सके, जिसकी वर्थ लैक्स एंड करोड़ रुपीज़ की होगी। और वो वर्थ निकालने के लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ 21 डेज चैलेंज लाइव ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, आप ऐसे ऐसे करके जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और 21 डेज चैलेंज बोनस भी एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।